Hello students, it's your SST class and today we will discuss chapter 3 of civics, electoral politics. Today we will discuss the last part or the rest part of this chapter. What makes elections in India democratic? अब ऐसे क्या कारण है या कुछ ऐसे रीजंस जिससे कि हम अब कह सकते हैं कि हाँ जो हमारे इलेक्शंस होते हैं इंडिया में वो डेमोक्रेटिक है। अब हमने कई सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस की बात पढ़ी है, जैसे कि न्यूज़पेपर और टेलीविज़न रिपोर्ट हमने सुनी है, कुछ ऐसे जैसे जिनको कि हम एलिगेशंस कहते हैं ना। तो जैसे कि हमने रिपोर्ट पढ़ी है कि किसी झूठे नाम को तो इंक्लूड कर लिया और जो जेन्युइन नेम थे वोटर लिस्ट में उनको हटा दिया गया, या कुछ जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का जो उनको मिल रखी थी ऑफिशियल्स उसका मिसयूज़ किया, या फिर मनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया किसी रिच कैंडिडेट के द्वारा, बड़ी बड़ी पार्टीज़ के कैंडिडेट के द्वारा, है ना। या फिर क्या किया गया कि पोलिंग डे पर क्या किया गया कि वोटर्स को डांटा गया या उनको मसल पावर से उनको वो किया गया, साथ ही या एक तरीके से वो पोलिंग डे पर ही वो सेंटर चेंज कर दिया गया। तो कुछ इस तरीके की हमने डर्टी ट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। अब ये रिपोर्ट्स जो है इनमें से तो कई रिपोर्ट्स सही हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स इसमें ऐसी भी है जो अनफॉर्चुनेटली हमने कभी देखी भी नहीं है, सुनी भी नहीं है ना। सो अगर हम बात करें कि जो हमारे यहाँ पर इलेक्शंस डेमोक्रेटिकली हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं, तो वो कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन जो कि यहाँ पर इलेक्शंस कराती है और सारे जितने भी वो होते हैं रूल्स होते हैं या जितने भी एक तरीके से कह दें कि जितने भी कानून बनाए जाते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, तो वो कौन बनाता है, इलेक्शन कमीशन, जो कि इंडिपेंडेंट का मतलब है ना तो उस पर कोई सरकार और ना ही इस पर कोई भी किसी भी चीज़ कोई भी इस पर प्रभावी नहीं हो सकती। इसके अपने खुद के डिसीजन होते हैं। क्लियर, ये खुद अपने डिसीजन लेता है, ये अपने आप में ही बहुत पावरफुल और बहुत ही इंडिपेंडेंट है। ये इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। साथ ही ये जैसे जुडिशरी है ना, हमारे यहाँ पर जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट है, उसमें भी कोई सरकार का किसी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता। ऐसे ही हमारे इसमें भी किसी का, जैसे जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करती है, ऐसे ही ये भी एक तरीके से इंडिपेंडेंस को ही एंजॉय करती है, इंडिपेंडेंट होती है। द चीफ इलेक्शन कमीशन CEC जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एक बार ये अपॉइंट कर लिया जाता है तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट को आंसरेबल नहीं होता। वो कुछ भी काम करे उससे प्रेसिडेंट को या किसी सरकार को कोई मतलब नहीं होता, वो उससे जवाबदेही नहीं हो सकता। इवन अगर रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट उसके काम को पसंद भी नहीं करती या कमीशन को पसंद भी नहीं करती, लेकिन उसके रूल्स को फॉलो करना उसको पड़ता है, और साथ ही उसको वर्चुअली इसको रिमूव करना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। बहुत ही वेरी फ्यू इलेक्शन कमिश्नर इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर। किसी और के पास इतनी पावर नहीं है, बहुत ही कम ऐसे हैं जिनके पास इतनी पावर है कि एक बार अगर वो चुने जाए तो उनको हटाना मुश्किल है। क्लियर, इलेक्शन कमीशन जो होता है हर एक एस्पेक्ट पे, हर एक चीज़ पर कि कैसे इलेक्शंस को कंट्रोल किया जाए, कैसे कंडक्ट कराया जाए, हर एक लेवल पे वो डिसीजन लेती हैं। कहाँ से, जब इलेक्शंस के अनाउंसमेंट से लेकर के रिजल्ट के डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक वो पूरा अपने रूल्स और रेगुलेशंस वो पूरे डिसीजन वही लेती है इलेक्शन कमीशन। कब इलेक्शंस होंगे, कब रिजल्ट निकला, सब। साथ ही कुछ अपने कोड ऑफ कंडक्ट को भी यही इम्प्लीमेंट करती है। साथ ही अगर कोई कैंडिडेट या पार्टी उनके खिलाफ जाता है, उनको वायलेट करता है, तो उसको पनिश भी इलेक्शन कमीशन ही करती है। इस इलेक्शन पीरियड के दौरान जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी भी गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकती है कि उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करे, या मिसयूज जो गवर्नमेंटल पावर है उसको मिसयूज होने से मना करे, या फिर किसी के चांसेस हैं जैसे टू एनहेंस द चांसेस टू विन, मतलब ये कहती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ऑर्डर दे देती है कि कोई भी गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है उसको उनका इस्तेमाल नहीं करेगा। जब इलेक्शन ड्यूटी पर होंगे गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही वर्क करेंगे, गवर्नमेंट के अंडर में वर्क नहीं करेंगे। हम देखते हैं ना कई सारे गवर्नमेंट टीचर्स को ड्यूटी पे लगाते हैं, इलेक्शन की ड्यूटी पे लगाते हैं, तो सिर्फ वो तब इलेक्शन कमीशन के अंडर वर्क करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के अंडर वर्क नहीं करते। करीबन पिछले 25 सालों में इलेक्शन कमीशन का जो पावर्स जो निकल के आई हैं उन्होंने अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है ना। मतलब वो इतने पावरफुल हैं कि वो पूरे इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड वो सारे कानून बनाते हैं, लॉज बनाते हैं,
और अगर उनके कानून कोई फॉलो नहीं करता तो उनको पनिशमेंट भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ने उनको अपॉइंट किया है अपने काम के लिए तो सिर्फ वो तब इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही वर्क करेंगे, वो कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे गवर्नमेंट के अंडर में, तब वो काम नहीं करेंगे जब वो इलेक्शन ड्यूटी में होंगे। ठीक है, साथ ही इलेक्शन कमीशन एक तरीके से इट इज़ नाउ वेरी कॉमन फॉर इलेक्शन कमीशन टू रिप्रीमेंट द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन देयर लैप्सेस। अगर कोई इलेक्शन ऑफिशियल अपने ओपिनियन बताना चाहता है या कोई ऐसी बात है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के वो बता सकता है, दोबारा से अगर वो चाहे तो वो रिकॉल भी करा सकते हैं, है ना। रूलिंग पार्टी जो है अगर इलेक्शन कमीशन को पसंद नहीं करती, द रूलिंग पार्टी ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट इलेक्शन कमीशन, कई बार तो उनको पसंद भी नहीं आता इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, लेकिन दे हैव टू ओबे, लेकिन उनको ओबे करना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि वो उनके खिलाफ नहीं जा सकते। कोई भी है, कोई भी रूलिंग पार्टी है, कोई भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट और इतना पावरफुल नहीं होता जितना पावरफुल है। तो इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक पावरफुल यूनिट है। नेक्स्ट है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। दूसरा ये तरीका है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारे इंडिया में इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, कि लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है। क्लियर, अगर इलेक्शन प्रोसेस फ्री और फेयर नहीं है तो पीपल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शंस हैं तो लोग जो है भरपूर पार्टिसिपेशन करेंगे इंडिया का। अगर हम बात करें टर्नआउट रेशियो, वोटर्स टर्नआउट रेशियो मतलब कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो कितने लोगों ने जो वोट है वो डाली है, कास्ट की है अपनी वोट, है ना। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन कैसे पता चलता है, वोटर्स टर्नआउट फिगर से पता चलता है कि जो टर्नआउट की जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनमें से कितने लोगों ने वोट डाली है, वो होती है टर्नआउट रेशियो। तो करीबन लास्ट 50 ईयर्स से टर्नआउट रेशियो जो है, बात करें यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, वो बहुत कम हुई है। इंडिया में टर्नआउट रेशियो अभी भी स्टेबल और एक्चुअली ऊपर की तरफ जा रही है ना, टर्नआउट रेशियो ज़्यादा है। तो नेक्स्ट है इंडिया में। अब बात ये आती है इंडिया में क्या होता है बेटा, जो पुअर है, इलिटरेट है या अंडर प्रिविलेज पीपल है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन, है ना। पुअर ज़्यादा है, इलिटरेट ज़्यादा है हमारे इंडिया में एज कम्पेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन, वो ज़्यादा है। लेकिन अगर बात करें वोट डालने की तो वो लोग जो पुअर, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो ज़्यादा वोट डालते हैं एज कम्पेयर टू रिच और प्रिविलेज सेक्शन। क्लियर, तो वोट कौन ज़्यादा डाल रहा है, पुअर और इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज पीपल जो है वो ज़्यादा वोट डालता है एज कम्पेयर टू रिच और प्रिविलेज सेक्शन, वो ज़्यादा वोट डालते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कॉमन मैन है, यहाँ का जो आम आदमी है, वो ये मानता है कि इलेक्शन ही एक ऐसी है, वो इलेक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। वो उसका मानना यह है इलेक्शन ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि वो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको क्या कर सकता है, उन पर प्रेशर डाल सकता है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाए जो कि उनके लिए फेवरेबल हो और उनके लिए लाभदायक हो, है ना। किसके लिए, हमारे लिए लाभदायक हो। तो पॉलिटिकल लीडर्स ऐसी कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाए, इसलिए उनको प्रेशर, इसलिए वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। साथ ही जो इंटरेस्ट है वोटर्स का वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एक्टिविटी से भी बढ़ता है, जैसे जैसे वो देखते हैं कैंपेन चलता है तो उससे भी उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कई लोग तो इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, रैलीज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर, तो इलेक्शन जो हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट जो रीज़न है यहाँ पर इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्शन का एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, कि यहाँ पर जो फाइनल टेस्ट का जो रिजल्ट होता है उसको वो फ्री और फेयर होता है इलेक्शन का, तो वो क्या होता है, वो हर कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है ना। अगर इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं होंगे तो जो आउटकम होगा वो भी पावरफुल के फेवर में ज़्यादा होगा। ऐसी सिचुएशन में जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शंस नहीं हारेगी, है ना। यूजुअली अब हमने देखा है कि यहाँ यूजुअली जो लूजिंग पार्टी होता है कि कई बार इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करती है ना। तो जो आउटकम होता है इंडिया में इलेक्शंस का, वो अपने आप में ही बोलता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शंस को लूज़ कर सकती है, रूलिंग पार्टी भी हार सकती है, ठीक है, नेशनल और स्टेट लेवल पे।
अगर हम बात करें द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेज, वहाँ पर बहुत मुश्किल से कोई इलेक्शन लूज करता है ना। इलेक्शन जो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि बहुत हु आर नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स, वो भी क्या कर सकते हैं, उनका क्या होगा, क्रिमिनल कनेक्शन होगा क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे हैं और वो भी इलेक्शन हार सकते हैं, है ना। Barring a very few disputed election, electoral outcomes are usually accepted as people's verdict. जो हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस का रिजल्ट आता है वो ये मान करके कि ये लोगों का ही निर्णय है, ये मान करके एक्सेप्ट कर लिया जाता है। डिफीटेड पार्टी भी यहाँ पर इलेक्शंस के रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। जो हमारे यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शंस हैं उनको लेकर के कुछ चैलेंजेस हैं, क्लियर। तो वो चैलेंजेस हम कौन कौन से फेस करते हैं, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बट हमें ये जानना है क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट अभी भी हैं जो कि गवर्नमेंट में अपना सिर्फ पद पाना चाहते हैं, लोगों के लिए काम नहीं करते। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मनी पावर पर या अनफेयर मीन्स पर वो जीतते हैं, इलेक्शंस जीतते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे हमने कुछ पढ़ा है कि कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो हम देख रहे हैं। सबसे पहला चैलेंजेस है candidates and party with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over small parties and independents. कि जो कैंडिडेट जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जरूरी नहीं कि वो जीत जाए, है ना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। जो छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा वो प्रेशर डालते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ एरिया में ऐसा भी है, हमारी कंट्री के कुछ पार्ट में ऐसा भी है जहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं, है ना, विच हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ, जो कि क्या कर सकते हैं, फिर वो जब उनके क्रिमिनल कनेक्शन है तो वो दूसरों को इलेक्टोरल रेस से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उनको टिकट विकेट अपने आप ही सोचते हैं कि हमारे पास ही सिक्योरिटी से हमारे पास आ जाए, किसी और को ना मिले, है ना, सिर्फ हम ही इलेक्शन लड़े और औरों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही डोमिनेट करती हैं, तो टिकट भी अपने रिलेटिव्स को या फैमिली के मेंबर को दे देती है ना। कई इलेक्शंस में ऐसा भी होता है कि जो अपने लोगों को चूज़ कर रखा होता है उन्हीं को टिकट देते हैं, है ना। कुछ पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज का फेस करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू बिगर पार्टीज़। तो ये बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन डेमोक्रेसीज़ में इस्टेब्लिश होते हैं, है ना। कई सारे ऐसे इश्यूज़ हम देखने को मिलते हैं, डेमोक्रेसी में देखने को मिलते हैं। दैट इज़ वाई सिटीजन, सोशल एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन दे आर डिमांडिंग टू रिफॉर्म इन इलेक्टोरल सिस्टम। इसीलिए ये सब जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ होंगे, हर एक को कुछ ना कुछ सिस्टम में चेंजेस चाहिए, जिससे कि वो ये अपने आप को इंश्योर कर सके कि जो हमने लीडर चुन रहे हैं वो फ्री और फेयर तरीके से चुना जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर अबाउट दिस चैप्टर। हैव अ गुड डे।